राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हमारी इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास है। कल मैंने इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास आपको कराई थी। उम्मीद है कि बहुत अच्छी आपको वो क्लास लगी होगी। आज हम इकोनॉमिक्स में बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे पूरा। और आज की जो क्लास है वो हर एग्जाम के लिए आरओ में भी यहाँ से 2 क्वेश्चंस बने थे इसी बार जो एग्जाम हुआ है। क्लास लेने के बाद उन 2 क्वेश्चंस को आप जरूर लगा के देखना, आप उनका आंसर तुरंत दे दोगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम बैंकिंग को आप ऐसे समझ लोगे कि आप कभी भी अब बैंकिंग में परेशान नहीं होगे। ठीक है। और आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में भी 2 क्वेश्चंस यहां से बने थे। कैसे बने थे वो मैं यही बताऊंगा। हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बने थे। देखते हैं बैंकिंग। तो मेन बात आती है कि बैंक क्यों लगना शुरू हुए हमारे इंडिया में। अंग्रेजों ने बैंक लगाना शुरू किया था भारत में। अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था कि भारत से अधिक लाभ कमा के और ब्रिटेन ले जाना। इसीलिए बैंक लगाना शुरू किए थे इंडिया में। और जो पहला बैंक लगा वो लगा था कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब लगा? 1770 में। ये भारत का पहला बैंक था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। केवल 2 लोगों का मैसेज आया, प्रियांशु यादव का आया था और शिवम तिवारी का आया था। बाकी किसी ने बताया ही नहीं। तुम रिवीजन ही नहीं करते क्लास का। और बीच में मैंने 5-6 दिन क्लासें इसीलिए नहीं डाली थी कि प्रीवियस ईयर की क्लासों का जल्दी से जल्दी तुम रिवीजन कर लो। ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था। 1770 में ये लगा। दूसरा बैंक जो डायरेक्ट एग्जामों में आता है वो आता है इलाहाबाद बैंक। कब लगा था? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक कब लगा? 1865 में। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई? 1865 में। तीसरा बैंक जो डायरेक्ट आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा, पेपर सेट आप लगा रहे होंगे, वो है अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक। कब? 1881 में। ठीक। अब पेपर की थ्योरी जो आपको पेपर सेटों में देखने को मिल रही होगी। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। पहला भारतीय बैंक। भारतीय का मतलब जिसके मालिक भारतीय थे, वो कौन सा बैंक था? पहला अवध कॉमर्शियल बैंक। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है भारत का पहला बैंक तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। पहला भारतीय बैंक जिसका स्वामित्व किसी भारतीय ने किया था वो कौन था? अवध कॉमर्शियल बैंक 1881। ठीक है। भारतीय बैंक, पहला भारतीय बैंक का मतलब है जिसका स्वामित्व किसी भारतीय ने किया था, जिसके मालिक कोई भारतीय थे, वो था अवध कॉमर्शियल बैंक 1881। ठीक है। अब पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक कब लगा? 1894 में। ये 4 क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट आप पेपर सेटों में, एग्जाम पूरे आरडब्ल्यू पे देख रहे होंगे और लगातार ये आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कब लगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक 1770, इलाहाबाद बैंक 1865, अवध कॉमर्शियल बैंक पहला भारतीय बैंक जिसका मालिक कोई भारतीय था 1881 और पंजाब नेशनल बैंक 1894। ठीक है। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस टाइम सीजीएल का पूछा हुआ 2023 का। सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है? आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में। 1935 में हुई आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। कौन सी समिति की सिफारिश पे हुई थी? यंग हिल्टन आयोग था एक इसकी सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर और यही सीजीएल में पूछा था। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर क्या स्थापित हुआ था? आरबीआई स्थापित हुआ था भारत में 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण बहुत पूछा जाता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, लेकिन राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी
1949, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, याद रखना। 1 जनवरी 1949, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था, बैंकें जो जो जिस जिस हिसाब से लगी उस हिसाब से। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब मेन बात आती है आरबीआई के बारे में। हमने देख लिया भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, 1935 में स्थापना हुई। अब भारतीय स्टेट बैंक कैसे बना? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई कैसे बना? 3 बैंक थे, 3 बैंक। कौन कौन से 3 बैंक थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, और बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मुंबई। ये 3 जगह थी जहां अंग्रेजों का हब था इंडिया में, और वहां उन्होंने 3 बैंक खोले थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई। ठीक, अब इन तीनों बैंकों को मिला के 1921 में एक बैंक बना जिसका नाम रखा गया, कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक। क्या नाम रखा गया? इंपीरियल बैंक। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंबई, जो मुंबई था, इसे बना के कौन सा बना? इंपीरियल बैंक 1921 में। बहुत इंपॉर्टेंट है डेट 1921, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921। और यही इंपीरियल बैंक 1 जुलाई 1955 को क्या बन गया? भारतीय स्टेट बैंक बन गया, यही इंपीरियल बैंक। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955। ये थ्योरी है एसबीआई के बनने में। 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई। ये 1921 में इंपीरियल बैंक बने, और इंपीरियल बैंक बनने के बाद 1955 में 1 जुलाई 1955 को क्या बन गया? ये इंपीरियल बैंक एसबीआई बन गया। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को हुई एसबीआई की स्थापना, भारतीय स्टेट बैंक। मुख्यालय कहाँ है इसका? बहुत पूछा जाता है, मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय है एसबीआई का। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। आरबीआई हम पूरा देखेंगे, पूरा आरबीआई के बारे में हम आगे समझेंगे। अब हमने एसबीआई तक देख लिया कि कैसे कैसे कौन कौन से बैंक और कैसे बने। ठीक, अब 1969 में क्या हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब? 1969 में। इसके बाद 1980 में क्या हुआ? कल ही मैंने आपको पढ़ाया है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, और सब लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, केवल ये तो याद है कि साइंस छूट गई, ये याद नहीं है कि पीछे का रिवीजन भी करना। यूपी कांस्टेबल अगर हम देने जा रहे हैं तो तुम साइंस पे ज्यादा से ज्यादा, साइंस के अगर क्वेश्चंस आए भी तो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। उससे अच्छा है कि तुम करंट पढ़ लो, कम से कम 6 क्वेश्चन करंट पे तुम्हें वहां देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साइंस ना पढ़ के तुम करंट पे फोकस करो, क्योंकि अब टाइम नहीं है, 1 महीने का टाइम है, इसमें तुम्हें पिछला रिवीजन भी करना है, और करंट भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़नी है, और रीजनिंग भी पढ़नी है, और हिंदी भी पढ़नी है। तो कम टाइम में कैसे एक स्टैटिक तरीके से तैयारी होगी, वो स्ट्रेटजी यही कहती है कि अगर एक आध सब्जेक्ट हमारा छूट रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस तुम कहीं से मत देखो, तुम देखो साइंस 200-400 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कहीं से भी लगा लो तुम, लेकिन जो तुम्हारा हुआ सब्जेक्ट है, जो तुमने पढ़ा है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स, साइंस, कहीं से भी कर पाओ, ठीक है नहीं, इन 5 को तो बहुत अच्छे से रिवाइज करो।
कि अगर क्वेश्चंस आए तो तुम इन्हें कर लो। ठीक है। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हुआ। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हुआ कब? 1980 में। तो टोटल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया? 20 बैंकों का। अब जो आजकल पेपरों में क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आप एसएससी दोगे, जैसे आप अगर दिल्ली पुलिस दोगे या एसएससी जीडी दोगे या एसएससी सीजीएल दोगे या आरपीएफ दोगे, वहां क्या क्वेश्चन बन रहा है आजकल? वो पूछा है कि 1969 में निम्नलिखित में से कौन सी बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। अब भाई 14 बैंक है, हम कैसे याद रखें? अब हम ये 1980 वाली 6 बैंक देख लेंगे, जो नाम इन बैंकों में होगा वो 1969 में नहीं होगा। तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसमें पहला नाम हम देखेंगे कौन सी बैंक? पहला नाम आएगा आपका आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक। दूसरा 1980 में जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ वो आपकी बैंक है कौन सी? विजया बैंक, विजया बैंक। तीसरा जिसका 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ वो है आपकी पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब और सिंध बैंक। चौथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ कॉमर्स। बड़े बड़े शहरों में इसके आपने ब्रांच देखी होगी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। पांचवा न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। और छठा है आपका कॉरपोरेट बैंक, कॉरपोरेट बैंक। ये 6 बैंक थी जिसका 1980 में कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक। इन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। बाकी जो 14 बैंक थी उनका राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। पेपर में क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में नहीं हुआ है? इन में से जो भी नाम वहां होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आंध्रा बैंक इसका 1980 में हुआ है, विजया बैंक इसका 1980 में हुआ है, पंजाब और सिंध बैंक इसका राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1980, न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1980 और कॉरपोरेशन बैंक 1980 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। अब 1969 में किस किस का राष्ट्रीयकरण हुआ है मैं वो बोल दे रहा हूं और आप उसे याद रखना। बैंक ऑफ बड़ौदा का हुआ है 1969 में, बैंक ऑफ इंडिया का हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हुआ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हुआ है, देना बैंक का हुआ है, इंडियन बैंक का हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक का हुआ है, इंडियन ओवरसीज बैंक का हुआ है, सिंडिकेट बैंक का हुआ है, केनरा बैंक का हुआ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हुआ है, इलाहाबाद बैंक का हुआ है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हुआ है, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का हुआ है। ये 14 बैंक है जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1969 में, जिसमें जो अच्छी अच्छी बैंक है जैसे केनरा हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, बैंक ऑफ इलाहाबाद बैंक हुआ, सिंडिकेट बैंक हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, इंडियन बैंक हुआ, देना बैंक हुआ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हुआ। ये वो नाम है जो 1969 में आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चंस जो डायरेक्ट एग्जाम बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए। अब जब आप इनको बस एक बार माइंड में याद रख लेना, जब ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दिखेगा तो आप इसका आंसर जरूर लगा दोगे, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है। और आता है क्वेश्चन कि किसका राष्ट्रीयकरण 1969 में नहीं हुआ, जरूर आएगा क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम आगे आएंगे और ये बहुत कम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे जब ये आएगा, क्योंकि कोई भी इतना याद नहीं रख पाता है। तो मैंने आपको 1980 का पूरा बता दिया है, उसके अलावा जो भी 1969 में भी वो भी मैंने आपको बोल के बता दिए हैं, आपके माइंड में जरूर क्लिक कर जाएंगे। ठीक है। अब आगे हमारी आती है एक बैंक आईडी सिडबी, 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 सिडबी। इसका मुख्यालय है कहां? हमारी यूपी में है, लखनऊ में। इसीलिए यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सिडबी एक ऐसी बैंक है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है?
सिर्फ फुल फॉर्म भी आती है सिडबी की। स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना हुई सिडबी की 1990 में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, सिडबी की स्थापना 1990 में हुई। ठीक है। अब सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मतलब छोटे उद्योगों के विकास के लिए ये लोन देती है, और इसीलिए इसे सिडबी कहा गया है। किसके लिए लोन देती है? लघु उद्योगों के विकास के लिए। लघु उद्योगों के विकास के लिए डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए कौन सी बैंक लोन देती है, तो वो है हमारी सिडबी, क्योंकि इसका नाम है स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल मतलब लघु, इंडस्ट्रियल मतलब उद्योग, और डेवलपमेंट मतलब विकास। ठीक है। तो सिडबी मुख्यालय लखनऊ में, स्थापना 1990 में। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लघु उद्योगों के विकास के लिए ये लोन देती है। ठीक। अब सिडबी के बाद जो इंपॉर्टेंट है और प्राइवेट क्षेत्र का बैंक है, ये प्राइवेट है ये बैंक, जिसका नाम है आईसीआईसीआई। स्थापना, डायरेक्ट स्थापना आजकल इसकी पूछी जा रही है 1955। मुख्यालय मुंबई में है इसका, मुख्यालय इसका मुंबई में है आईसीआईसीआई का। स्थापना 1955 में हुई है आईसीआईसीआई की। अब इसकी फुल फॉर्म बहुत आ रही है आजकल एग्जामों में, इसकी फुल फॉर्म आप देख लो, बहुत फुल फॉर्म आ रही है इसकी, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल में जरूर देखने को मिलेगा आपको ये। आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल में ये जरूर देखने को मिल सकता है कि आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 1955 और मुख्यालय मुंबई में। ठीक है। अब एक नाम हम सुनते हैं बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं हम क्या? पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक। नाम सुना होगा आपने, एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक का नाम तो सुना होगा। एक बैंक होता है भुगतान बैंक, भुगतान बैंक, या इंग्लिश में बोलें तो पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक। बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये चलाए गए हैं किसके लिए? वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए। वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए हैं। वित्तीय समावेश का मतलब होता है मतलब हर किसी के पास एक अकाउंट हो जाए और वो उस अकाउंट से पैसे खर्च कर पाए, मतलब डिजिटलाइजेशन जिसे बोलते हैं। जैसे गांव-गांव में, दूर दराज के एरिया में भी अकाउंट पहुंच जाए और वहां के लोग अपना अकाउंट खोल के क्रेडिट कार्ड यूज करना सीख लें, एटीएम यूज करना सीख लें, वहां एटीएम सुविधा हो जाए, तो वो है वित्तीय समावेशन। ठीक है। अब जो भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक है, तो भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? पहला पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक, ये भारत का पहला पेमेंट बैंक है। एग्जामों में बहुत आया भी था। यार लाइट चली गई, सब मेहनत खराब। एयरटेल पेमेंट बैंक ये पहला पेमेंट बैंक है भारत का। क्या क्या सुविधाएं देता है पेमेंट बैंक? इसमें हम 1 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं बस। जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 1 लाख रुपए का इसमें अकाउंट खुल सकता है। क्या नहीं करता ये, जो एग्जामों में डायरेक्ट पूछा जा रहा है, और जब पेमेंट बैंक शुरू हुए 2016 में बहुत प्रचलन में रहे पेमेंट बैंक,
उस टाइम ये क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन आया कि ये ऋण नहीं देते, ऋण नहीं देते। पेमेंट बैंक क्या नहीं करते, ये पैसा नहीं दे सकते। इसमें यह है कि तुम इसका अकाउंट खोल लो ऑनलाइन फोन में और 1 लाख रुपए तक अपने अकाउंट में तुम रख सकते हो, बस। ऋण नहीं देगा ये, ठीक है। तो पेमेंट बैंक की ये खासियत है, ये मैंने आपको बता दी। अब हम देखेंगे नाबार्ड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और आजकल ट्रेंडिंग में चलने वाला क्वेश्चन है नाबार्ड। नाबार्ड, नाबार्ड, नाबार्ड की फुल फॉर्म सबसे ज्यादा एग्जामों में आजकल पूछी जा रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। अब यहीं से हम हिंदी बनाएंगे इसकी। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, एवं रूरल का मतलब ग्रामीण, डेवलपमेंट का मतलब विकास, और बैंक का मतलब बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जो कि फुल फॉर्म है किसकी? नाबार्ड की, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। कहीं भी पेपर सेट लगा रहे होंगे, डायरेक्ट पेपरों में आपके आ रही होगी, ठीक है। स्थापना बहुत पूछी जाती है, आरओ में भी इसकी स्थापना इस बार पूछी गई थी। 1982 में इसकी स्थापना हुई। किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई? तो समिति थी कौन सी? शिवरामन समिति। शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई, किसकी? नाबार्ड की। क्यों हुई? नाबार्ड की स्थापना हुई, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें कृषि के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराती है नाबार्ड। कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना। कौन उपलब्ध कराती है ऋण? ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराती है कौन? नाबार्ड। कैसे उपलब्ध कराती है? जैसे नाबार्ड एक संस्था है बड़ी, ठीक है, ये पैसा देती है अपने छोटे बैंकों को। जैसे हम देखते हैं, जब हम सब गांव के एरिया से हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वहां होती है, भूमि विकास बैंक वहां होती है, राज्य सहकारी बैंक वहां होती है, उन्हें ये पैसा देती है और हम लोग जाके वहां से पैसा लेते हैं, कृषि ऋण लेते हैं, किसान लोन जिसे बोलते हैं, वो हम वहां से लेते हैं उन बैंकों से। तो नाबार्ड उन्हें पैसा पहुंचाती है और वो हमें ऋण देती है। तो उसमें जो फेमस एक बैंक है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट एग्जामों में आती है, वो है कौन सी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसमें अभी 10,000 वैकेंसी आ रखी है आरआरबी में। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। स्थापना कब हुई? 1975 में, ठीक है। ये सब जगह मिलती है, अधिकतर हर स्टेट में है, हर छोटे छोटे जिलों में भी ये पहुंच चुकी है, हर एरिया में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। स्थापना हुई 1975 में। कौन सी समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई थी इसकी? इसकी सिफारिश पर कौन सी समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई थी? वो थी नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से, बैंकिंग सुधार। और जीएसटी के लिए कौन सी समिति है? केलकर समिति। और नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार के लिए है। 1975 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर एक बैंक की स्थापना हुई, जिसे बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो केंद्र सरकार की इसमें हिस्सेदारी है, केंद्र सरकार की, वो है कितनी? 50%, ठीक। राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी है इसमें? पूछा जाता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामों में, 15%। और बाकी 35% हिस्सेदारी किसकी है? जो प्रायोजित बैंक है इसका, प्रायोजित बैंक या अनुसूचित बैंक जो इसे स्पॉन्सर कर रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जो स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी हिस्सेदारी है कितनी? 35%, ठीक है। 50% इसमें केंद्रीय सरकार की हिस्सेदारी है, राज्य सरकार की 15%, और प्रायोजित बैंक जो इसको पैसा प्रोवाइड कराएगा उसकी हिस्सेदारी कितनी है? 35%, ठीक है। तो ये है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामों में बनता भी है, और नाबार्ड से जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब हम चलेंगे आगे, ठीक है।
एक बैंक हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट एग्जाम में आ रही है आजकल, और आई है और आ भी रही है, जिसका नाम है मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक, मुद्रा बैंक, मुद्रा की फुल फॉर्म आती है पेपर में, आपने भी एनटीपीसी वगैरह दिया होगा तो वहां ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा। मुद्रा की फुल फॉर्म, मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा की फुल फॉर्म है आपकी माइक्रो यूनिट, सॉरी डी का मतलब डेवलपमेंट, डी से डेवलपमेंट छूट गया बीच में, डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी किसकी फुल फॉर्म है? मुद्रा की। एम से माइक्रो, यू से यूनिट, डी से डेवलपमेंट, आर से रिफाइनेंस और एजेंसी, ये है मुद्रा बैंक। ए से एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। जो छोटे, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण देती है, उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराती है कौन सी बैंक? मुद्रा बैंक, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अब स्थापना कब हुई है इसकी? अभी स्थापना हुई है इसकी कब? 2015 में। 2015 में इसकी स्थापना हुई है मुद्रा बैंक की। किस तरीके का ऋण ये देती है? ये तरुण, 3 तरीके के ऋण देती है ये। शिशु ऋण, जो डायरेक्ट पेपरों में आजकल पूछे जा रहे हैं, शिशु ऋण। शिशु ऋण देती है, कितने रुपए तक का होता है? 50,000 रुपए तक का। 50,000 रुपए तक का ये ऋण देती है, जिसे बोला जाता है शिशु ऋण। दूसरा ऋण है एक, शिशु ऋण के बाद जो ये दूसरा ऋण देती है उसे बोला जाता है किशोर ऋण। किशोर ऋण कितना होता है ये होता है 50,000 से लेके 5 लाख तक। 50,000 से लेके 5 लाख तक का ऋण देती है, जिसे किशोर ऋण बोला जाता है। और तरुण ऋण, तरुण ऋण ये होता है 5 लाख से लेके 10 लाख तक। तो ये पेपर में डायरेक्ट बन रहे हैं, एसएससी डायरेक्ट इन्हें पूछ रही है दिल्ली पुलिस वगैरह में। एसएससी डायरेक्ट दिल्ली पुलिस और आरपीएफ और जीडी में इन्हें पूछ रही है कि तरुण ऋण में कितनी लिमिट है? 5 लाख से 10 लाख लिमिट है किसकी? तरुण ऋण की। किशोर ऋण की 50,000 से 5 लाख तक, और शिशु ऋण 0 से 50,000 तक। ठीक है, तो ये है मुद्रा बैंक, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को ये ऋण उपलब्ध कराती है, जिसे क्या बोला जाता है? एमएसएमई। एमएसएमई, एमएसएमई मंत्रालय। अभी जो कैबिनेट मंत्री बने हैं उनमें किसे मिला है एमएसएमई मंत्रालय? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एमएसएमई मंत्रालय किसे मिला है? एमएसएमई मंत्रालय जीतन राम मांझी। याद रखना, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आरपीएफ में कि एमएसएमई मंत्रालय किसे मिला है? तो जीतन राम मांझी जो है उन्हें मिला है एमएसएमई मंत्रालय। ठीक है, तो ये है मुद्रा बैंक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और आज के टाइम में ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है ये मुद्रा बैंक। जरूर याद कर लेना अच्छी तरह से, खासकर इसके जो ये ऋण है इन्हें। ठीक है, अब मुद्रा के बाद हम आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे पूरा आरबीआई के बारे में। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व, RESERV, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, स्थापना मैंने आपको बता ही दिया। स्थापना हुई कब? 1935 में। राष्ट्रीयकरण हुआ कब? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है मुंबई में।
कौन सी समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई थी? यंग हिल्टन आयोग। एसएससी सीजीएल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर स्थापना हुई थी किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक की। क्या है भारतीय रिजर्व बैंक? ये केंद्र सरकार का बैंक है, मतलब केंद्रीय बैंक है भारत का, केंद्रीय बैंक है ये भारत का। पेपर में क्वेश्चन आता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो वो है कौन सा? आरबीआई। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, क्या क्या काम करता है केंद्रीय बैंक और किस किस चीज को मॉनिटर करता है, वो सब हम यहाँ देखेंगे। भारत का केंद्रीय बैंक या केंद्र सरकार का बैंक अगर हम बोले तो वो है आरबीआई। केंद्र सरकार को ऋण उपलब्ध कराता है आरबीआई। ठीक है, अब जो आरबीआई का वित्तीय वर्ष है वो क्या है? पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है आरबीआई का वित्तीय वर्ष, वो है आपका जुलाई से जून। जुलाई से जून है आरबीआई का वित्तीय वर्ष, है जुलाई से जून। ठीक है, क्या काम करता है आरबीआई? मुद्रा का निर्गमन, मुद्रा का निर्गमन मतलब अगर हम शॉर्ट भाषा में एकदम बोले तो मुद्रा जो हमारे यहाँ मुद्रा का निर्गमन कर रहा है वो आरबीआई कर रहा है, मतलब मुद्रा जो छाप रहा है वो आरबीआई छापता है। मुद्रा पे जो पूरा कंट्रोल है वो किसका है? आरबीआई का है हमारे यहाँ। ठीक है, मुद्रा प्रेस नोट क्या कहाँ है? ये देवास मध्य प्रदेश में। बैंक प्रेस नोट या मुद्रा प्रेस नोट कहाँ है? देवास मध्य प्रदेश में है बैंक प्रेस नोट या मुद्रा प्रेस नोट। ठीक, जो नोट होता है नोट, उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं? जो मुद्रा है उस पर सिग्नेचर किसके हो रहे हैं? नोट जो है, नोट जो है उस पर किसके सिग्नेचर हैं? आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उसके सिग्नेचर होते हैं नोट पर। लेकिन 1 रुपए पर, 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर हैं? 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं, वित्त सचिव के। 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर? वित्त सचिव के हस्ताक्षर। बाकी नोटों पे किसके हस्ताक्षर? आरबीआई के गवर्नर जो है इनके हस्ताक्षर। और ये पैट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो रुपा है, रुपा, रुपए का साइन किसने दिया है? रुपए का साइन दिया है डी उदय कुमार। डी उदय कुमार ने दिया है किसका? रुपए का साइन। रुपए का साइन किसने दिया है? डी उदय कुमार। ये जो नॉर्मली क्वेश्चन डायरेक्ट आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि बैंक प्रेस नोट कहाँ है या 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? वो करता है आरबीआई। इंडिया में आरबीआई का पहला काम है कि वो मुद्रा छापेगा और उसे मार्केट में सर्कुलेट करेगा मुद्रा को, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई का दूसरा काम क्या है? आरबीआई का दूसरा काम है मौद्रिक एवं साख नीति। मौद्रिक एवं साख नीति पर नियंत्रण करता है आरबीआई। कैसे करता है वो चीज आपको समझनी है। मौद्रिक मतलब मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, नीति का मतलब पॉलिसी। मॉनेटरी एवं क्रेडिट पॉलिसी पर किसका नियंत्रण है? आरबीआई का नियंत्रण है। डायरेक्ट पेपरों में एक ऑप्शन में मिलेगा भी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का है, तो मौद्रिक एवं साख नीति पर नियंत्रण करता है आरबीआई। भारत का बैंक है, केंद्रीय बैंक है आरबीआई। मुद्रा का निर्गमन करता है आरबीआई। तो ये 3-4 ऑप्शन आपको उसमें मिलेंगे और ये पीसीएस या यूपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य आरबीआई के हैं। मुद्रा का निर्गमन, मुद्रा का प्रचलन करता है आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। मौद्रिक एवं साख नीति चलाता है कौन? आरबीआई। और इसी मौद्रिक एवं साख नीति के अंतर्गत हमारी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर सब कुछ आता है। तो वही हम यहाँ देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई की क्या क्या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है और कैसे कैसे ये चीजें चलती है। ठीक है, तो सबसे इसमें हम पहले देखेंगे बैंक दर। बैंक दर, बैंक दर क्या होती है? आरबीआई इंग्लिश में बोले तो बैंक रेट, बैंक रेट, बैंक रेट। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई ऋण देता है किसे? जो और बैंक है उन्हें, अनुसूचित बैंक,
मतलब जो और बैंक है, जैसे मैंने केनरा बैंक आपको बताया था, विजया बैंक बताया था, आंध्रा बैंक बताया था, और इलाहाबाद बैंक बताया था, यूनियन बैंक बताया था। तो इन बैंकों को आरबीआई क्या देता है? ऋण देता है, और जिस दर पर ऋण देता है उसे बोला जाता है बैंक दर। ठीक है, तो आरबीआई ऋण देता है किसे? जो और बैंक है इंडिया में उन्हें आरबीआई ऋण देता है, और इस ऋण को जिस रेट पर वो देता है वो कहलाई जाती है बैंक रेट, मतलब बैंक दर। आरबीआई से अगर कोई बैंक ऋण लेगी, मतलब आरबीआई ऋण दे रहा है किसे? बैंक के, ऐसे तीर बना के ही आप कॉपी में बनाना, आरबीआई ऋण दे रहा है बैंक को, और वो ऋण जिस रेट पे देता है वो है हमारी बैंक रेट। ठीक है, अब एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, आरक्षित अनुपात। मैं जो भी इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं किसी किताब की थ्योरी आपको नहीं बताता, जो ऐसे मैंने चीजें याद करी हैं केवल उसी तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं। कोई किसी किताब की थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे मैंने चीजें याद करी हैं, जैसे मैंने एग्जाम निकाले हैं, ऐसे ही मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। तो नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है? आरबीआई, आरबीआई बैंक से कहेगा, बैंक से, आरबीआई बैंक से कहता है, क्या कहता है आरबीआई बैंक से? कि तुम्हें अपना जो तुम्हारे पास कैश है, उस कैश का एक फिक्स परसेंटेज हमारे पास रखना होगा, वो होता है कैश रिजर्व रेशियो। मतलब जो कैश रिजर्व रेशियो है वो अधिकतर 4% चलता है, 4%। पेपरों में डायरेक्ट पूछ ली जाता है कि कैश रिजर्व रेशियो की दर क्या है, तो ये अधिकतर 4% रहती है। तो कोई भी बैंक अपने पैसे का 4% किसके पास रखेगा? आरबीआई के पास। यही है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, बैंक को अपने पैसे का एक परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। और अधिकतर इसकी जो रेट रहती है वो 4% रहती है CRR की। ठीक है, ये है नगद आरक्षित अनुपात। ठीक, बैंक रेट समझ आ गया। बैंक जो आरबीआई और बैंकों को जो ऋण देता है, जिस परसेंटेज पे वो ऋण देता है वो है बैंक रेट। CRR नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, आरबीआई बैंकों से कहता है कि तुम अपने कैश का एक फिक्स अमाउंट 4% जो रहता है अधिकतर, वो हमारे पास रिजर्व रखना है। ठीक है, क्यों रिजर्व रखवाता है? जैसे बैंक को कोई प्रॉब्लम आ जाए या बैंक दिवालिया हो जाए, तो उसमें ये चीजें काम करती हैं कि जनता का पैसा खराब ना जाए, इसलिए। ठीक है, SLR, SLR इसे बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, तरलता अनुपात। कुछ लोग जो इंग्लिश वाले हैं वो भी देख लो, इकोनॉमिक्स में तभी इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो। इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्टैट्यूटरी, STUTORY, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। इस टाइम कितना है ये? इस टाइम जो इसकी रेट है वो है 18%। क्या कहता है आरबीआई? आरबीआई बैंक से कहता है कि तुम्हें अपने, जो तुम्हारे पास एक होती है सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां मतलब गवर्नमेंट कागज होता है, उस पर लिखा रहता है, बाउंड साइन होते हैं कि इतने रुपए का ये ऐसे हमने रख लिया है, तो वो होती है सरकारी प्रतिभूति। दूसरा, स्वर्ण गोल्ड जो बैंक के पास होता है, और कुछ पैसा, वो बैंक को अपने टोटल का कितना रखना है? 18%। जो इस टाइम इसकी रेट चल रही है वो है 18%। वैधानिक तरलता अनुपात ये बैंक अपने पास रखेगा। मतलब कोई बैंक है, आरबीआई ने उससे कहा है कि तुम्हें जो तुम्हारे पास टोटल सारी चीजें हैं, कैश है, गोल्ड है, सरकारी प्रतिभूतियां हैं, इन सबको 18% अपने पास हर समय रिजर्व रखना है, कि अगर कभी तुम दिवालिया हो गए तो जनता का पैसा कैसे लौटाया जाएगा। उसे ही बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। कितना रखना पड़ता है? ये 18% इसकी रेट इस टाइम है, और ये बैंक अपने पास रखता है, बैंक अपने पास रखता है। CRR बैंक आरबीआई में जमा करता है, लेकिन इसे बैंक अपने पास ही रखेगा, SLR को। इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। कि अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ, कोई गड़बड़ हुई, तो तुम अपने ऐसे जो तुम्हारा SLR है 18% रिजर्व, इसमें से पैसा चुका दोगे। ठीक है, तो ये SLR है, ये CRR है, और ये बैंक रेट है। ठीक,
अब आगे रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट में क्या होता है? रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये हम देखेंगे। रेपो रेट में क्या होता है? इसमें भी आरबीआई बैंक को ऋण देता है। किसे ऋण देगा? बैंक को। आरबीआई बैंक को इसमें ऋण देगा, या बैंक से कहेगा कि तुम हमारी जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उन्हें खरीद लो। आरबीआई अपनी जो सरकारी प्रतिभूति आरबीआई के पास है, सरकारी प्रतिभूति, उसे बैंक बेच देगा। किसे? बैंक को। ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? आरबीआई बैंक से इन्हीं को खरीदता है फिर रिवर्स रेपो रेट में। तो ये है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। मतलब आरबीआई चाहे तो बैंक को ऋण दे देगा, या जो अपनी सरकारी प्रतिभूति हैं उन्हें बैंक को बेच देगा आरबीआई। आरबीआई रेपो रेट में अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को बैंक को बेच देता है, जिससे बैंक का जो पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाए। और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई फिर उसे खरीद लेता है बैंक से और एक उसके बदले में ब्याज देता है। तो ये है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीजें, वो मैं अब आपको बताऊंगा। ये इन्फ्लेशन के काम में आती है। इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं मुद्रास्फीति या महंगाई। जब महंगाई का दौर चलता है तब ये चीजें बहुत काम आती हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियां बेच दी 8% पे बैंकों के लिए और बैंकों से पैसा ले लिया। फिर आरबीआई कहेगा कि अब जो मैंने तुम्हें बेचा था अब मुझे वापस करो। तो आरबीआई से जो सरकारी प्रतिभूति बैंक ने खरीदी थी अब बैंक उसे वापस देगा, कहेगा कि हमें 9% रेट हो चाहिए। तो इस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आप देखते होंगे 3-4 महीने में बदलते रहते हैं। क्यों? महंगाई ना आए देश में, इन्फ्लेशन डिसबैलेंस ना हो देश की, इस वजह से। ठीक है। अब ये इन्फ्लेशन क्या है? ये इन्फ्लेशन बीमारी क्या है? इन्फ्लेशन 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 क्या है? इन्फ्लेशन इसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। ये है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति या हम कहें महंगाई। कैसे होती है इन्फ्लेशन? मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया, मार्केट में पब्लिक के पास क्या हो गया? पैसा ज्यादा आ गया। पैसा, पब्लिक के पास मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया। मान लो कि 10 लोग हैं और 10 के पास पैसा आ जाए, सबके पास 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए, और चीज है कम, एक चीज हमें खरीदनी है, 10 लोग उसे खरीदने पहुंच गए, तो उसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। जब पब्लिक के पास पैसा ज्यादा आ जाता है तब मार्केट में आ जाती है क्या? इन्फ्लेशन, जिसे बोलते हैं मुद्रास्फीति या महंगाई। जब पैसा बढ़ जाता है पब्लिक के पास तो उस समय क्या उत्पन्न होता है? महंगाई। अब मार्केट में पैसा कम, मार्केट में पैसा कम हो गया, मतलब पब्लिक के पास पैसा कम, पैसा कम हो गया, तो कौन सी स्थिति पैदा हो जाएगी? मंदी की स्थिति। क्यों? मतलब किसी के पास पैसा ही नहीं है तो वो खरीदेगा क्या? मान लो मैं हूं, अब मेरे पास 10 रुपए थे पहले, अब मेरे पास 5 ही रुपए हैं, तो मैं अपने साधन कम कर दूंगा ना, मैं अपने जो खर्च है वो कम कर लूंगा। तो अगर पब्लिक के पास पैसा कम हो जाता है या मार्केट में पैसा कम हो जाता है तब क्या आता है? मंदी। और जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाता है या पब्लिक के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो आती है महंगाई, मुद्रास्फीति, जिसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। और ये सारी चीजें इस इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करने के लिए चलती हैं। जैसे बैंक रेट, समझना अच्छे से, बैंक रेट है। बैंक रेट में क्या है? आरबीआई बैंक को पैसा देता है, ठीक है, पैसा देता है। अब मार्केट में पैसा हो गया ज्यादा, मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया, महंगाई कम करनी है आरबीआई को। आरबीआई कहेगा कि भाई महंगाई कम करनी है, हमें महंगाई कम करनी है, तो आरबीआई क्या करेगा? जो रेट है, दर, जो ऋण देने की रेट है उसे बढ़ा देगा। जो बैंक रेट है वो क्या कर देगा? बैंक रेट को अधिक कर देगा आरबीआई, अधिक मतलब बढ़ा देगा बैंक रेट को। अगर बैंक रेट को अब आरबीआई बढ़ा देगा तो नीचे वाला बैंक उससे पैसा लेना बंद कर देगा। भाई अगर हम किसी से ब्याज पे पैसा लेने जाते हैं, एक आदमी 2% पे दे रहा है, एक 3% पे दे रहा है, तो हम 2% वाले के पास जाएंगे ना। तो ऐसे ही सीन है, जब महंगाई ज्यादा हो जाएगी, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी,
मुद्रास्फीति ज्यादा हो जाएगी तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा। बैंक रेट को बढ़ा देगा तो जो नीचे वाला बैंक है वो पैसा नहीं लेगा, और जब बैंक पैसा नहीं लेगा तो बैंक किसी को ब्याज भी नहीं देगा। फिर भाई जब बैंक पैसा नहीं लेगा तो वो ब्याज का पैसा कैसे देगा नीचे पब्लिक को, तो नीचे पब्लिक के पास पैसा नहीं आएगा तो मुद्रास्फीति कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, मंदी की स्थिति आ जाएगी। तो इस वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो, रेपो रेट बनाए गए हैं। जब पब्लिक के पास पैसा ज्यादा हो जाए या इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए तब बैंक दर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिससे कि पब्लिक पे और पैसा ना पहुंच पाए बैंक के द्वारा। इसीलिए पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि मुद्रास्फीति के टाइम पर बैंक रेट अगर अधिक होगा तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी भाई, महंगाई मार्केट में तभी तो आ रही है जब हमारे पास पैसा ज्यादा है, और जब आरबीआई ही बैंक को पैसा नहीं देगा तो बैंक फिर पब्लिक को पैसा कहां से दे देगा। जब पैसा पब्लिक में कम हो जाएगा तो जो चीजें महंगी हुई हैं वो धीरे धीरे सस्ती हो जाएंगी। तो इन्फ्लेशन की स्थिति में या मुद्रास्फीति में बैंक रेट बढ़ जाती है। ठीक है, जब मुद्रास्फीति हो रही हो, जब महंगाई हो रही हो तो बैंक रेट को आरबीआई क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आपको हमेशा याद रखना है कि बैंक रेट हमेशा बढ़ जाएगी मुद्रास्फीति में। जब महंगाई हो जाएगी तो बैंक रेट बढ़ जाएगी, नीचे वाली बैंक के पास पैसा कम पहुंचेगा, नीचे वाली बैंक के पास पैसा कम पहुंचेगा तो पब्लिक में पैसा नहीं आएगा, और पब्लिक में पैसा नहीं आएगा तो पब्लिक चीजों को नहीं खरीद पाएगी। तो जो महंगाई उत्पन्न हुई है पैसा ज्यादा होने से, वो महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे सीआरआर में हम क्या देखेंगे, सीआरआर होता है नगद आरक्षित अनुपात, मिनिमम 4% रहता ही रहता है। ठीक है, अब मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया मतलब मुद्रास्फीति आ गई, इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा आ गया। ठीक है, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा आ गया तो आरबीआई बैंक से कहेगा, क्या कहेगा आरबीआई बैंक से, आरबीआई कहेगा बैंक से, आरबीआई बैंक से कहेगा कि जो तुम्हारा सीआरआर का अनुपात है 4%, उसे बढ़ा के अब कर दो 10%, सीआरआर 10% कर दो। क्यों, क्योंकि जब सीआरआर 10% हो जाएगा, बैंक के पास 9,000 रुपए हैं और 9,000 में से उसे 9, थोड़ा बड़ा रेशियो लें, बैंक के पास 1 लाख रुपए है। पहले बैंक उसमें से केवल 4% अपने पास रख रहा था, अब आरबीआई ने कहा है कि अब तुम्हें 10% अपने पास रखना है। तो भाई अब बैंक 10% अपने पास रखेगा तो पब्लिक में पैसा कम देगा, पब्लिक में पैसा कम देगा तो महंगाई फिर अपने आप ऑलरेडी कंट्रोल आ जाएगी, क्योंकि पब्लिक के पास चीजें खरीदने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा। तो जब हमारे यहाँ मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन आएगी या महंगाई आएगी तो सीआरआर क्या हो जाता है, अधिक। याद रखना है, अगर सीआरआर को हम बढ़ा देंगे तो मुद्रास्फीति अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही हम आएंगे एसएलआर पे। एसएलआर स्टैच्यूरी लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। मैंने बताया कि इस टाइम जो है ये 18% चल रहा है, 18%। बैंक से आरबीआई कहता है कि तुम्हें 18% अपनी टोटल जमाओं का अपने पास रखना है, मतलब जो तुम्हारा स्वर्ण है, जो तुम्हारे पास सरकारी प्रतिभूति है और जो भी तुम्हारे पास पैसा है उसका 18% तुम्हारे पास अपने पास रिजर्व रखना है। जब मुद्रास्फीति आएगी मतलब महंगाई होगी, महंगाई कब होती है, जब पब्लिक के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तब महंगाई आती है, क्योंकि एक आध चीज को खरीदने के लिए 10 लोग लाइन में लगे रहते हैं। तब बैंक से आरबीआई कहता है कि बैंक तुम्हें अपने एसएलआर को अब क्या कर देना है, बढ़ा देना है, मतलब अधिक कर देना है। अगर एसएलआर अधिक हो जाएगा मतलब 18% से हो गया 25%, तो बैंक अब बाहर के लोगों को पैसा कम देगा, पब्लिक के पास पैसा कम आएगा, और पैसा कम आएगा तो मुद्रास्फीति अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। अगर हम बैंक रेट को बढ़ा दें तो मुद्रास्फीति कंट्रोल, अगर हम सीआरआर को बढ़ा दें तो मुद्रास्फीति कंट्रोल, अगर हम एसएलआर को बढ़ा दें तो मुद्रास्फीति कंट्रोल। अगर मंदी की स्थिति आती है तो बैंक रेट को कम कर दो, मतलब मंदी का मतलब पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पब्लिक चीजें नहीं खरीद पा रही है, बैंक रेट आरबीआई कम कर देगा, छोटे बैंक ज्यादा ऋण लेंगे, ज्यादा ऋण लेंगे तो पब्लिक को पैसा ज्यादा बांटेंगे। अगर मंदी होती है तब बैंक रेट हमेशा, अगर महंगाई होगी तो बढ़ेगा और मंदी होगी तो घटेगा। सीआरआर अगर महंगाई या मुद्रास्फीति होगी तो बढ़ेगा
और मंदी होगी तो घटेगा। ऐसे ही एसएलआर, हमेशा महंगाई होगी तो बढ़ेगा और मंदी होगी तो घटेगा। ठीक, ऐसी रेपो रेट। रेपो रेट में क्या है, आरबीआई क्या करता है, दूसरे बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। क्यों खरीदता है? आरबीआई सरकारी प्रतिभूति खरीदता है अधिक रेट पे। क्यों खरीदता है? जब बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो आरबीआई उस पैसे को अपने पास लाने की कोशिश करता है जिससे कि महंगाई ना बढ़े। ठीक है। ऐसी रिवर्स रेपो में, रिवर्स रेपो में क्या होता है, जैसे मंदी की स्थिति आ गई, पब्लिक के पास अब पैसा नहीं है, तो आरबीआई क्या करेगा, सॉरी, रेपो रेट में क्या है, आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बैंक को बेचता है और बैंक के पास जो पैसा होता है उसे अपने पास लेता है। क्यों? जिससे महंगाई ना बढ़े, पैसे का जो एक रेशियो है वो इक्वल रहे। अब रिवर्स रेपो में क्या होता है, रिवर्स रेपो में आरबीआई ने जो प्रतिभूतियां बैंक को बेची हैं उन्हें वो वापस खरीदेगा अधिक रेट पे, मतलब बैंक को पैसा देगा उसमें और। तो ये है रेपो रेट। रेपो रेट में सरकारी प्रतिभूति आरबीआई बैंक को बेचता है और रिवर्स रेपो रेट में सरकारी प्रतिभूति आरबीआई बैंक से वापस लेता है। ठीक है। तो ये एसएलआर, सीआरआर और बैंक रेट के बारे में जो भी चीजें थी मैंने आपको यहाँ बताई हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में जो हो सकती है, सिंपल भाषा। ठीक है। अब आता है ओपन मार्केटिंग सिस्टम, ओएमओ, ओपन मार्केटिंग सिस्टम, ओएमओ, ओपन मार्केटिंग सिस्टम। ये क्या होता है ओएमओ? इसमें क्या करता है, आरबीआई बाजार में सरकारी प्रतिभूति बेचता है, सरकारी प्रतिभूति बेचता है। आरबीआई बाजार में सरकारी प्रतिभूति बेचता है डायरेक्ट, ये होता है ओपन मार्केटिंग सिस्टम। रेपो रेट में क्या था, आरबीआई बैंक को बेच रहा था सरकारी प्रतिभूति, वो था रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में बैंक से खरीद रहा था, तो वो था रिवर्स रेपो रेट। ओएमओ हो गया। अब थोड़ा सा हम देखेंगे, क्या देखेंगे, आरबीआई के पहले गवर्नर, पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ, ऑसबोर्न स्मिथ, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे जब आरबीआई बनी 1935 में। पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर ये कौन थे, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। ठीक। पहली महिला गवर्नर, आ सकता है पेपर में 101%, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे इस टाइम जोर दिया जा रहा है। तो पहली महिला गवर्नर कौन थी, केजी उदेशी, केजी उदेशी, ये पहली महिला गवर्नर थी आरबीआई। वर्तमान में गवर्नर कौन है, वर्तमान में जो गवर्नर है वो है 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, शशिकांत दास, शशिकांत दास। आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन थे, 24वें गवर्नर, 24वें गवर्नर आरबीआई के 24वें गवर्नर थे कौन, उर्जित पटेल, उर्जित पटेल। और इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, नोटबंदी, नोटबंदी। प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम, प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री थे हमारे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे जब भारत में नोटबंदी हुई। कब, 8 नवंबर 2016 को। और उस टाइम आरबीआई के 24वें गवर्नर थे कौन, उर्जित पटेल। क्या कहते हैं नोटबंदी को इंग्लिश में, डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन इसे बोलते हैं नोटबंदी, या विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण, नोटबंदी या विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण का मतलब फिर से मुद्रा आएगी नहीं,
तो ये है विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी। कब हुई? 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 के नोट क्या कर दिए गए? बंद कर दिए गए थे। ठीक है। इससे पहले 1946 में भी नोटबंदी हो चुकी है और 1978 में भी नोटबंदी हो चुकी है। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो आपके डायरेक्ट इकोनॉमिक्स में आरबीआई और इन सब से बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जो भी क्वेश्चंस बैंकिंग से बन सकते थे वो मैंने आपको अच्छी तरह से बिल्कुल यहाँ बताए हैं। उम्मीद है कि आपकी समझ में पूरी क्लास अच्छे से आई। जय हिंद, जय भारत।